समंदर में हिंदुस्तान की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत के पास लहरों के ऐसे योद्धा मौजूद हैं जो हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने का दम रखते हैं। नौसेना का ऐसा ही एक युद्धपोत है आईएनएस मोरमुगाओ। ये शक्तिशाली युद्धपोत सटीक निशानेबाज है। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली फायरिंग में ही इस लड़ाके ने अपनी ताकत का प्रमाण दिया। इसके तर्कश में एक नया तीर जुड़ गया है। इस नए हथियार का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल शामिल है। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अब आईएनएस मोरमुगाओ से सफल परीक्षण किया गया। वेस्टर्न नेवल कमांड ने ट्वीट करके जानकारी दी कि आईएनएस मोरमुगाओ ने अपने पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायरिंग में अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। आईएनएस मोरमुगाओ नौसेना में विशाखापट्टनम क्लास का दूसरा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। पहले साल दिसंबर के महीने में इसे नौसेना में शामिल किया गया था। आईएनएस मोरमुगाओ की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। इसका वजन 7400 टन है। इसमें ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइलें तैनात हैं। इसमें आधुनिक सर्विलांस रडार लगा है। ये रडार दूर से ही दुश्मन को पहचान लेता है। आईएनएस मोरमुगाओ 127 mm गन से लैस है। 300 किलोमीटर दूर दुश्मन भी इसके निशाने से बच नहीं सकता। आईएनएस मोरमुगाओ एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी इस शक्तिशाली युद्धपोत को दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते। ये बड़ी खामोशी से दुश्मन के इलाके में दाखिल हो सकता है और अपने टारगेट को निस्तनाबूद करके वापस आ सकता है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होने की वजह से इससे दागी गई मिसाइल दुश्मन को ढूंढकर तबाह कर सकती है। अगर दुश्मन अपना रास्ता बदल भी दे तो ये मिसाइलें उसका पीछा करके उसे ध्वस्त करने के बाद ही दम लेती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने की सुविधा आईएनएस मोरमुगाओ में शुरू से ही थी, लेकिन इस पहली फायरिंग ने इस युद्धपोत की काबिलियत पर मुहर लगा दी है। खास बात यह भी है कि ब्रह्मोस मिसाइल भी देश में बनी है और आईएनएस मोरमुगाओ भी स्वदेशी तकनीक से देश में ही तैयार हुआ है। हिंदुस्तान के ये दोनों योद्धा आज समंदर में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर सिख समुदाय के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब से। 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में यात्रा से जुड़ी जानकारियां और सुविधाओं को परखने खुद चमोली डीएम निकले। इसके लिए उन्होंने 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और श्रद्धालुओं के लिहाज से समस्याओं को देखने की कोशिश की। जिलाधिकारी इस टीम की अगुवाई करते नजर आए। यहाँ पर जबरदस्त बर्फ दिखाई दे रही है। 4 किलोमीटर का रास्ता बर्फ से घिरा हुआ है, जिसे सेना काट कर रास्ता दे रही है। ऐसे में जिले के डीएम हिमांशु खुराना ने गोविंद घाट गुरुद्वारा से हेमकुंड साहिब तक 18 किलोमीटर पैदल यात्रा कर दुश्वारियों को समझने की कोशिश की। देखिए, आगामी 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रारंभ होने वाला है। तो सभी हमारे जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, चाहे वो जल संस्थान है, विद्युत विभाग है और साफ सफाई के लिए सुलभ है, एडीसी है, सभी के साथ संयुक्त रूप से पूरी यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया और हेमकुंड साहिब के दरबार तक हम लोग गए और जो भी कमियां पाई गई हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित है या पेयजल से संबंधित है या फिर नेटवर्क से संबंधित है, उसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनको यात्रा से पूर्व सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए निर्देशित किया है। सिखों के इस पवित्र तीर्थ यात्रा को कठिन यात्राओं में शुमार किया जाता है। अंतिम 6 किलोमीटर की चढ़ाई खड़ी होने की वजह से इसमें 4 किलोमीटर का रास्ता इतना संकरा होता है कि ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। लिहाजा सेहत की चुनौतियां होती हैं। प्रशासन चाहता है कि सुविधाएं इतनी मुहैया हों कि सेहत की चुनौतियों से जंग जीती जा सके। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम की खराबी के दौरान यात्रा भी रुक रुक कर ही सही लेकिन हो रही है। एक तरफ प्रशासन की तरफ से यात्रा व्यवस्था सुचारू करने की कोशिशों में जुटा है, तो वहीं श्रद्धालुओं से एहतियात बरतने की सलाह भी उन्हें दी जा रही है। फिलहाल तो मौसम की बेरुखी के बीच श्रद्धालु धीरे धीरे ही सही बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।
बर्फ के आगोश में समाया बाबा केदार का दर्द। पिछले कई दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी ने मई के महीने में यहाँ की फिजा ही बदल कर रख दी है। बर्फबारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में केदारनाथ धाम के लिए मौसम का अलर्ट है। रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा बदाने ने यात्रियों से मौसम को देखकर ही यात्रा करने की अपील की। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि धाम में आज पुनः बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। कल भी मौसम का अलर्ट है। सभी आने वाले यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि यात्रा करते वक्त मौसम को देख के ही चले और अपने साथ गर्म कपड़े, छाता, रेनकोट आदि को लेकर चले। हालांकि यात्रा मार्ग से धाम तक हो रही बर्फबारी के दौरान श्रद्धालुओं का जोश देखने लायक है। धाम पहुंच रहे भक्त बर्फबारी में भी दर्शनों के लिए लाइन में लगे हैं। इससे पहले कोई पैदल तो कोई घोड़े खच्चर पर बैठकर धाम तक सफर कर रहे। बस दिल में चाहत है केदार बाबा के दर्शन हो जाएं। यात्रा मार्ग पर पड़ी बर्फ को काटकर बनाए रास्ते के जरिए लोगों की आवाजाही भी मुनासिब हो पा रही है। जगह जगह एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई राहत बचाव टीम तैनात हैं। लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी पैदल मार्ग पर खतरे का सबब भी बन सकती है, जिससे सचेत रहने की जरूरत है। खबर तो ये भी है कि केदारनाथ धाम में हो रही इस बर्फबारी का यात्रा पर बुरा असर पड़ रहा। केदारनाथ यात्रा के शुरुआती दौर में जहां 18 से 20 हजार यात्री केदारनाथ पहुंच रहे थे, वहीं अब धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 13 से 15 हजार के आसपास बताई जा रही। बारिश बर्फबारी को लेकर प्रशासनिक हिदायतें देना भी नियमित तौर पर जरूरी है। वहीं रास्ते में पड़ी बर्फ को हटाकर श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही के लिए भी रास्ता बनाया जा रहा है। तो बस मौसम की दुश्वारियों और अलर्ट के बीच व्यवस्था वाले भरोसे के बूते श्रद्धालु धीरे धीरे ही सही बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूजा अर्चना की। मानसरोवर मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधिवत महादेव को दूध, दही और घी से स्नान करवाया और फिर भगवान रुद्र का भव्य रुद्र अभिषेक किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य कलश यात्रा का भी शुभारंभ किया। मानसरोवर मंदिर से गोरखनाथ मंदिर तक इस भव्य कलश यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी शामिल हुए। पावन और पवित्र कलश यात्रा के दौरान शंखनाद और जयकारों की गूंज से पूरा इलाका भक्तिमय हो उठा। अयोध्या में राम मंदिर का काम तेजी से जारी है। इस निर्माण का एक नया वीडियो भी जारी हुआ है। इस वीडियो में आकार लेते मंदिर की तस्वीरें उभर रही हैं। शानदार नक्काशी करते हैं धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर का। इन दिनों धरती के स्वर्ग को और खूबसूरत बनाने की तैयारियां जोरों पे हैं। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, जहां G20 देशों का प्रतिनिधिमंडल सैर करने के लिए जाएगा। ऐसे में इसकी सुंदरता को निखारा जा रहा है ताकि दुनिया भर से आए मेहमान जहां भी जाएं, गुलमर्ग की खूबसूरती को बयां करना ना भूलें। पहाड़ियों और घाटियों से घिरा गुलमर्ग, बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे घास के मैदान, समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर हरे भरे ढलान। जिधर देखो हर तरफ का नजारा बेहद शानदार। यही वजह है कि गुलमर्ग को देखकर हर पर्यटक इसे धरती का स्वर्ग कहता है। ये हिल स्टेशन जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में है। आजकल गुलमर्ग की खूबसूरती को और संवारा जा रहा है। सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है और इमारतों की रंगाई पुताई की जा रही है। दरअसल गुलमर्ग की खूबसूरती के दीदार के लिए G20 देशों का प्रतिनिधिमंडल आने वाला है, जिसके लिए ये तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। हमारा फर्ज बनता है कि ऐसी इम्पोर्टेंट डेलीगेशन पहली बार गुलमर्ग आ रही है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा हक बनता है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव करें, एक बेटर प्रेजेंटेशन दे दें, एक अच्छा शो प्रोजेक्ट करें, सो दैट ये जो डेलीगेट्स हैं ये एक अच्छी मैसेज लेके यहाँ से जाएं और मोटिवेट करें, वहाँ पे तारीफें करें, मोटिवेट करें, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बन के जाएं, मोटिवेट करें वहाँ पे फॉरेनर्स को कि आप उधर जाओ, गुलमर्ग इट्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए हम वहाँ पे डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर में
G20 देशों के पर्यटन प्रतिनिधियों के कार्यकारी समूह की बैठक होने जा रही है। ये बैठक 23 मई और 24 मई को होगी। इसी महीने की 23 से 25 तारीख तक कश्मीर में होने वाले G20 समिट की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस बीच डेलीगेट्स जो अलग अलग देशों के कश्मीर आएंगे उनको गुलमर्ग भी लिया जाएगा, जिसके लिए गुलमर्ग में पूरी तरह से गुलमर्ग को सजाया जा रहा है। दरअसल इस पीछे सरकार की ये मंशा भी है कि गुलमर्ग को न सिर्फ ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उबारा और निखारा जाए, बल्कि साथ ही साथ डावोस की तरह गुलमर्ग भी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों का एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बने। विदेशी प्रतिनिधियों के गुलमर्ग आने की खबर से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। लोगों को ये लगता है कि विदेशी मेहमानों के आने से दुनिया में गुलमर्ग का नाम होगा और यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी। G20 के जो गैर मुल्की लोग हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, तो उसकी वजह से तो ऑब्वियसली यहाँ पे टूरिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि जब उन्हें लगेगा ये पीसफुल एरिया है तो उसकी वजह से लाखों में यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। सबसे बड़ी बात है इसमें सबसे फर्स्ट जो डेवलपमेंट हुई है नॉर्मल टू गुलमर्ग, इससे तो गुलमर्ग वजूद में आ रही है। हमारा जम्मू कश्मीर जो है इंडिया में हम है, सबसे बड़ी बात है हम वजूद में आ रहे हैं, विदेश के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, 20 कंट्री के लोग आ रहे हैं, हम सेटिस्फाई पे G20 की वजह से। फिलहाल गुलमर्ग का मौसम बेहद शानदार है। जहां देश के मैदानी इलाकों में गर्मी की तपिश से लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं गुलमर्ग में लोग बर्फ में मौज मस्ती कर रहे हैं। रियली धरती पे स्वर्ग है और ये अभी हमको फेज लेवल 2 पे आना पड़ा, तो हमको तो बहुत लकी लग रहा है कि इतना स्नोफॉल यहाँ पे है, इतनी एक्टिविटी चल रही है और बिल्कुल सिक्योर भी लग रहा है, तो कुछ एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। बहुत सेफ है यहाँ आने में गुलमर्ग में, और व्यापार कारोबार बढ़ना चाहिए, बिजनेस बढ़ना चाहिए यहाँ का। और लोगों से बोलूंगा हिंदुस्तान के बहुत सुंदर जगह है ये, यहाँ पे आइए, हमारा भारत देश है और यहाँ पे आके यहाँ का मौसम का मजा उठाइए। गुलमर्ग की खूबसूरती ही ऐसी है कि तारीफ करने वाले थकते नहीं। ऐसे में इंतजार उस दिन का भी है जब यहाँ G20 डेलीगेशन के सदस्य आएं, यहाँ की खूबसूरती का दीदार कर गुलमर्ग की तारीफ में कसीदे पढ़ें, ताकि दुनिया भर के पर्यटक स्थलों में गुलमर्ग का नाम शिखर पर पहुंचे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अरुणाचल प्रदेश के पहले गांव किबिथू के लिए खुशखबरी है। LAC के पास बसे इस गांव को अब इंटरनेट की 4G कनेक्टिविटी मिल गई है। गांव इस उपलब्धि पर खुश है और जश्न मना रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंजू में चीन की सीमा के पास मौजूद गांव बिकुथू में आपका स्वागत है। गुड न्यूज ये है कि अरुणाचल प्रदेश के इस गांव को अब इंटरनेट के लिए 4G कनेक्टिविटी मिल गई है। गांव के लोग इस सुविधा के मिलने से बेहद उत्साहित है। हेलो डीसी साहब, नमस्ते जी। गुड आफ्टरनून। और अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह कर रहे हैं कि हम लोग का बस्ती, हर बस्ती में एयरटेल का टावर आ रहा है और BSNL का चल ही रहा है। वैसे लगभग 500 से ज्यादा की जनसंख्या वाला ये गांव 4G कनेक्टिविटी एंजॉय कर रहा है और साथ ही यहाँ का आर्मी कैंपस भी कनेक्टिविटी मिलने पर सेलिब्रेट कर रहा है। इलाके के विधायक इस उपलब्धि पर काफी खुश हैं। लास्ट विलेज करके जानता था, तो इस बार से हम लोग उसको हम लोग का किबिथू कहो, उनको लास्ट नहीं फर्स्ट विलेज कहा जाएगा। और हम लोग को मॉडल विलेज के तौर पे पहले जो हम लोग जानते थे, उसको इस बार वाइब्रेंट विलेज करके अरुणाचल में फर्स्ट टाइम मेरा डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह वाइब्रेंट विलेज मोदी सरकार ने, पेमा खांडू सरकार ने दिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी इस उपलब्धि को सराहा और पूरे गांव को इसकी बधाई दी। वो इसे एक विशाल कदम बताते हैं। ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी हमारा फॉरवर्ड एरियाज है, जहाँ पे अपना भारतीय सेना है और अपना ITBP है और जहाँ पे गांव वाले बसे हुए हैं, उसके अंतर्गत 4G का काम ऑलरेडी लास्ट ईयर से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है कि हम लोग सब लोकेशंस में हम लोगों का प्रेजेंस आ जाएंगे, BSNL और एयरटेल का भी।
जाहिर है LAC के पास बसे इस गांव को 4G कनेक्टिविटी मिलने से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इससे सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन में गुणवत्ता का समावेश तो होगा ही, उन्हें अपने गांव में ही रहने के लिए रोकने में सहायक भी होगा। इससे सीमावर्ती गांवों से पलायन पर रोक लगेगी और सीमा सुरक्षा को बढ़ाया जा सकेगा। अरुणाचल के कीबुथु से युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब तक आपने रैंप मॉडल्स को वॉक करते हुए देखा होगा, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा शो हुआ जिसमें कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों ने खास तौर से भाग लिया। मकसद था बिजनेस से जुड़े महिला पुरुष को ऐसा मंच देना जिस पर चलकर वो दुनिया को अपना एक और टैलेंट दिखा सके। फैशन और रैंप वॉक की इस अनोखी दुनिया को हमारी संवाददाता नीतू झा की इस रिपोर्ट में देखिए। रैंप पर बिखरा जलवा, उद्यमियों ने दिखाया अपना हुनर। दिल्ली में हुई कॉर्पोरेट रैंप वॉक। किसी मॉडल की तरह वॉक करते ये वो महिलाएं और पुरुष हैं जो बिजनेस के क्षेत्र में अपनी महारत दर्शा चुके हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दिग्गजों में शुमार हैं, मगर अपने अंदर की खूबियों या यूं कहें उस टैलेंट को ये कहीं न कहीं दबाए रहते हैं जो उनकी पहचान को एक नया नाम देने के लिए बेकरार सा रहता है। बस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों की इसी सोच को हकीकत में तब्दील किया दिल्ली के होटल प्राइड प्लाजा ने और फैशन प्रतियोगिता के दूसरे सेशन का आगाज हुआ। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। म्यूजिक फॉर द लैंड, वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। उनकी अपील पर अमल करते हुए भारतीय रेलवे ने भी 2022 में देश भर में रेलवे स्टेशन पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की स्कीम लॉन्च की, जिसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अब तक 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 728 रेलवे स्टेशन पे 785 एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट खोलकर 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। पश्चिम बंगाल का ये सियालदह रेलवे स्टेशन है। बाहर जितनी चमक दमक है, अंदर उतनी ही चहल पहल। खासकर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते वोकल फॉर लोकल स्टॉल्स। यहाँ तरह तरह के बैग्स का स्टॉल है। इस स्टॉल में स्कूल बैग से लेकर एयर बैग से लेकर सब्जी वाला झोला तक मौजूद है। इस स्टेशन पर बैग का और कोई दूसरा स्टॉल आपको नहीं मिलेगा। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन स्टेशन वन प्रोडक्ट यानी एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत ये स्टॉल लगाए गए हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और ऐसा होना चाहिए, पूरे कंट्री में होना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है काफी अच्छा चीज है। और जो कि हम लोग का बैग का रेंज भी ज्यादा नहीं रखते, हम लोग जो जिस लेवल में आते हैं लेने उनको उन लेवल की चीजें मिल जाती है। हम लोग तरह तरह की चीजें रखते हैं, चाहे स्कूल बैग हो या फिर सब्जी मंडी के लिए कुछ झोले वगैरह हो, ज्वेलरीज हो, हम लोग हर तरह के प्रोडक्ट रखते हैं और ये काफी अच्छी चीजें हैं। चाय की पत्तियों का ये अलग स्टॉल है। यहाँ आपको अलग अलग किस्मों की चाय पत्ती मिलेंगी। कश्मीरी कहवा, रोज ग्रीन, मिंट लेमन, जिंजर ग्रीन, डाइजेस्टिव टी, कुल मिलाकर चाय की पत्तियों के 44 आइटम्स हैं यहाँ और इनकी कीमत 500 रुपए से लेकर 18,000 रुपए प्रति किलो है। डायबिटिक्स है, सिंगिंग टी है, दार्जिलिंग ऑक्टोडॉक्स है, ओरिजिनल ग्रीन टी भी है, रोज ग्रीन टी है, जिंजर तुलसी है, रॉयल केसोरी है, एंटी डायबिटिक्स है, तापर स्विमिंग टी है, जैस्मिन ग्रीन टी है, इम्यूनिटी बूस्टर है। हम जो कंपनी में काम करते हैं उसको बागान का खुद का बागान का है। बैग और चाय की तरह ही अलग अलग उत्पाद के अलग अलग आउटलेट पूरे स्टेशन पर लगे हैं। स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल और इसे बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना की घोषणा की थी।
रेल मंत्रालय के अनुसार इस योजना की शुरुआत 25 मार्च 2022 को की गई थी। 1 मई 2023 तक देश भर के 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 785 एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट के साथ 728 रेलवे स्टेशनों को कवर किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 25,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। हमारे ईस्टर्न रेलवे में हम लोग ऐसे ही बहुत सारी स्टॉल्स लगाए हैं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग वहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को आगे बढ़ा रहा है। जैसे साड़ीज हो, बाम्बू क्राफ्ट्स हो, जैसे आपका लेदर बैग्स हो, सब कुछ हम लोग आगे कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के तमाम स्टेशनों मसलन सियालदा, मालदा, हावड़ा और आसनसोल में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत जिस तरह स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह देश के तमाम स्टेशनों पर स्थानीय प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग आउटलेट लगाए गए हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और सैलानी भी एक जगह पर लोकल चीजें पाकर खुश हैं। खुद के लिए भी खरीद रहे हैं और रिश्तेदारों को गिफ्ट करने के लिए भी खरीद कर ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो वोकल फॉर लोकल का ये आइडिया खूब फल फूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।